जय हिंद प्यारे साथियों। आज के लेक्चर में भारतीय संविधान पढ़ेंगे। इससे पहले एक लेक्चर मैंने अपलोड कर दिया है, ये इसका दूसरा पार्ट है। तो आइए देखते हैं। इसमें 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। तो राष्ट्रपति कब आपातकाल की घोषणा करता है? जब हथियारबंद विद्रोह, पहला ऑप्शन में दिया है हथियारबंद विद्रोह हो जाए, या कोई बाह्य आक्रमण हो जाए, कोई दूसरी कंट्री आक्रमण कर दे, या युद्ध के आधार पर। इसका मतलब तीनों इसमें से ऑप्शन सही हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। ऊपर वर्णित सभी कारणों के आधार पर राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है। अब आपातकाल क्या होता है? आपातकाल के टाइम आपातकाल 3 प्रकार से होता है। पहले तो ये जान लीजिए, आपातकाल 3 प्रकार से होता है। इमरजेंसी लागू राष्ट्रपति अपने मन से नहीं कर सकता है। ये संसद जो होता है, संसद के अनुमोदन के बाद ही राष्ट्रपति लागू कर सकता है इसको। और इमरजेंसी 3 प्रकार का होता है। राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी, दूसरा होता है स्टेट इमरजेंसी, और तीसरा होता है फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो जो नेशनल इमरजेंसी होती है, राष्ट्रीय आपातकाल, वो किस आर्टिकल में आता है? तो यहाँ पे आर्टिकल भी साथ में पढ़ते चलेंगे। तो नेशनल इमरजेंसी की बात करें तो ये आर्टिकल 352 में होता है, जहाँ इसमें बात की गई है राष्ट्रीय आपातकाल की। जो ये बात की जा रही है, ये आर्टिकल 352 में आता है, 352 में। इसके अलावा जो स्टेट इमरजेंसी होता है वो 356 में आता है, 356 में। और जो फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है, वित्तीय आपातकाल होता है 360 अनुच्छेद में। संविधान का जो आर्टिकल होता है 360 में वित्तीय इमरजेंसी, 356 में स्टेट इमरजेंसी, और 352 में राष्ट्रीय आपातकाल या नेशनल इमरजेंसी। अब तक कितनी बार इमरजेंसी लग चुकी है जब से भारत आज़ाद हुआ है? तो जब से भारत आज़ाद हुआ है तब से 3 बार इमरजेंसी लगाई जा चुकी है। वो भी इंदिरा गांधी के टाइम में, जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, उन्होंने इमरजेंसी लगवाई थी। अब देखिए, इमरजेंसी लगाने का अधिकार केवल राष्ट्रपति के पास होता है, लेकिन जब तक संसद अनुमोदन नहीं करेगा, मंत्रिमंडल नहीं कहेगा, तब तक वो राष्ट्रपति इमरजेंसी नहीं लगा सकता है। तो उस टाइम इमरजेंसी लगी थी जब 1975 में, 1975 में। उस टाइम इंदिरा गांधी की सरकार थी और इन्होंने इमरजेंसी लगवाई थी, और राष्ट्रपति थे उस समय फ़खरुद्दीन अली अहमद। तो फ़खरुद्दीन अली अहमद ने इमरजेंसी लागू किया था 1975 में। पहली बार लगा था भारत चाइना युद्ध जब हुआ था 1962, 1962 में लगा था। दूसरी बार लगा था 1971 में, और तीसरी बार लगा था 1975 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र किसको लिख कर दे सकता है? तो सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है, वो अपना त्यागपत्र दे सकता है राष्ट्रपति को। अगर उसको त्यागपत्र देना है तो राष्ट्रपति को देगा। अब इस समय सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो इस समय है DY चंद्रचूड़, नाम है उनका, DY चंद्रचूड़। ये सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं, या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोलेंगे इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड नंबर, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है। तो भारत क्या है? जो संविधान का अपना पहला अनुच्छेद है, उसमें भारत की व्याख्या की गई है कि भारत क्या है। तो भारत एक राज्यों का संघ है, राज्यों का यूनियन। यहाँ ऑप्शन नंबर डी में लिखा है, यूनियन मतलब संघ होता है, राज्यों का संघ, या स्टेट जो हो जाएगा, यूनियन ऑफ स्टेट बोलेंगे अंग्रेजी में इसको, यूनियन ऑफ स्टेट, यूनियन ऑफ स्टेट। ये हो जाएगा, भारत राज्यों का संघ है। संविधान की अनुच्छेद प्रथम के अनुसार भारत राज्यों का संघ है, स्टेट ऑफ यूनियन। अगला क्वेश्चन है, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत है? दोहरी नागरिकता ये होती है कि मान लीजिए कोई एक व्यक्ति एक देश में नागरिक है और वो दूसरे देश की भी नागरिकता ले सकता है, जो कि अपने इंडिया में नहीं लागू है। अपने इंडिया में एकल नागरिकता लागू है। अगर आप इंडिया के नागरिक हैं तो किसी दूसरे देश में नागरिकता नहीं ले सकते हैं। तो इंडिया में एकल नागरिकता लागू है, जबकि USA में, संयुक्त राज्य अमेरिका में
दोहरी नागरिकता लागू है। स्विट्ज़रलैंड में भी दोहरी नागरिकता है, स्विट्ज़रलैंड में भी। तो अमेरिका हो गया, इंग्लैंड में भी, यूके में, यूनाइटेड किंगडम में भी दोहरी नागरिकता लागू है और स्विट्ज़रलैंड में भी दोहरी नागरिकता लागू है। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता लागू है। पांचवा क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार का संरक्षक कौन है? अब जो मौलिक अधिकार होता है, इंग्लिश में बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, इसका संरक्षक होता है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, दोनों कह सकते हैं। तो जो न्यायालय होता है इसका संरक्षक होता है। तो इस वजह से ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा, न्यायपालिका मौलिक अधिकारों का संरक्षक होता है। अब मौलिक अधिकारों की व्याख्या किस आर्टिकल में की गई है? तो आर्टिकल 12 से 35 तक आपके मौलिक अधिकारों की व्याख्या की गई है और संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार, भाग की बात करें तो भाग 3 में मौलिक अधिकार हैं। और आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल हैं अनुच्छेद, आर्टिकल मतलब अनुच्छेद, अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों की व्याख्या की गई है और संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार आते हैं। और इसका संरक्षक होता है न्यायपालिका या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। अब मौलिक अधिकारों का अगर किसी के उल्लंघन हो रहा है तो वो किस आर्टिकल के थ्रू कोर्ट में जा सकता है? तो 32 जो आर्टिकल होता है, आर्टिकल नंबर 32, उसके थ्रू वो जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में, एससी में। और आर्टिकल 226 जो होता है, 226, उसके थ्रू वो जा सकता है हाई कोर्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, संपत्ति का अधिकार है। तो संपत्ति का अधिकार है एक कानूनी अधिकार, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एक लीगल राइट है संपत्ति का अधिकार। पहले ये संपत्ति का अधिकार था मूल अधिकार, मौलिक अधिकार, लेकिन इसको अब हटा दिया गया है। पहले ये संपत्ति का अधिकार जो है मूल अधिकार में आता था, लेकिन 44वां संविधान संशोधन जब हुआ 1978 में, 1978 में, तो इसको लीगल अधिकार, लीगल राइट बना दिया गया, कानूनी अधिकार बना दिया गया। और अब ये किस आर्टिकल में आता है संपत्ति का अधिकार? तो ये आता है अब 300A में, 300A में ये संपत्ति का अधिकार आता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य का आदर्श घोषित करता है? संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य का आदर्श घोषित करता है? तो अब ये कल्याणकारी राज्य का आदर्श जो है, राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बोलेंगे उसको, वो जो है कल्याणकारी राज्य का आदर्श घोषित करता है। और ये किस आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक, 36 से लेकर के 51 आर्टिकल तक आपका राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहते हैं इसको, DPSP। आठवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व है? अब नीति निर्देशक तत्व की बात करें तो इसमें से जो 3 ऑप्शन आपके ये हैं, प्रेस की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और विधि के समक्ष समानता, ये तीनों आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, यानी कि मूल अधिकार हैं। जबकि ये समान नागरिक संहिता जो है, ये आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, ये आर्टिकल नंबर 44 में आता है। इंग्लिश में बोलते हैं इसे यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड काफ़ी फेमस वर्ड है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड। और जबकि ये प्रेस की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और विधि के समक्ष समानता, ये तीनों जो हैं मूल अधिकार के अंतर्गत आते हैं। विधि के समक्ष समानता आपका 14 नंबर आर्टिकल में आता है। धर्म की स्वतंत्रता आपका आता है 25 से 28 तक, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आपने पढ़ा होगा 25 से 28 तक। और प्रेस की स्वतंत्रता जो है आपकी उसमें आ जाती है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जो होता है बोलने और अभिव्यक्ति की जो आज़ादी होती है, आर्टिकल नंबर 19 में आपकी प्रेस की स्वतंत्रता निहित होती है। 9th क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं?
तो भारतीय संविधान में जो है 11 मौलिक कर्तव्य हैं। पहले 10 मौलिक कर्तव्य थे, परंतु पहले 10 मौलिक कर्तव्य थे, लेकिन बाद में एक मौलिक कर्तव्य आपका जोड़ दिया गया। एक मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन द्वारा। 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में। 2002 में हुआ और उसमें जोड़ा गया 11वां मौलिक कर्तव्य, जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का जो है अवसर प्रदान करना होता है। और जबकि ये मौलिक अधिकार भी है, मौलिक कर्तव्य के साथ साथ मौलिक अधिकार भी है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा देना, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। अब यहाँ पे 11 मौलिक कर्तव्य हो गए आपके। और मौलिक कर्तव्य जो है कब आपके संविधान में जोड़े गए थे, और ये भाग 4 में आते हैं। भाग 4 में मौलिक अधिकार भाग 3 में आते हैं, ये भाग 4 के ए में आते हैं। भाग 4 ए में मौलिक कर्तव्य होते हैं। और ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, और एक कमेटी बनी थी स्वर्ण सिंह कमेटी। स्वर्ण सिंह कमेटी, उसी के सिफारिश पे मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। 10वां क्वेश्चन है आपका, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और ये किस स्टेट से थे, यहाँ पे पूछ रहा है कहाँ से थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार के रहने वाले थे। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि बिहार के रहने वाले थे। तो ये 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे संविधान के, जो मैंने दूसरा लेक्चर है ये संविधान का मैंने करवा दिया है। पहला वीडियो पड़ा है, अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो उसको देख लीजिए। इसके अलावा अगर किसी भी चीज़ पे आपकी क्वेरी है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे सोल्जर्स अड्डा करके है, उस पर जा कर के पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर भी करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।